हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको किस तरीके से एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। पूरी एसबीआई क्लर्क मेंस की मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं आपको। हर एक सेक्शन वाइज में बताऊंगा। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, चारों के बारे में बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इन सेक्शंस को अब प्रिपेयर करना है। तो आवाज थोड़ी मेरी दोस्तों बैठी हुई है कोल्ड की वजह से, तो थोड़ा कॉपरेट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि एग्जाम हमारा 31 ऑफ जुलाई को होगा या नहीं। तो देखो, 31 ऑफ जुलाई को एग्जाम होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज अभी तक जो है 4 सिटीज के अंदर एग्जाम जो है कैंसिल हुए हैं। तो वहां पर जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक प्री का रिजल्ट नहीं आएगा, और प्री का रिजल्ट नहीं आएगा तो मेंस भी नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेंस डिले हो सकता है जब तक वहां एग्जाम नहीं होंगे। तो प्री का रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि प्री का रिजल्ट निकालना सबका एक साथ ही है और मेंस एक साथ कंडक्ट कराना जरूरी होता है। तो आपको ज्यादा ही टाइम मिलेगा तैयारी के लिए। अब आता है कि देखो, आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं। अगर आपने एसबीआई क्लर्क का प्री दिया है तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, और या आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बहुत बच्चे डाउट में हैं और काफी इधर उधर पूछ रहे हैं कि मेरे इतने अटेम्प्ट है, क्या मैं तैयारी करूं या नहीं करूं। तो देखो, सेल्फ एनालिसिस करो, खुद का एनालिसिस करो, सेल्फ एनालिसिस करो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी को नहीं पता यार कि आप कितनी आपकी एक्यूरेसी है एग्जाम के अंदर, कितनी आपके कितना भी अटेम्प्ट करके आए हो आप, आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कैसा परफॉर्म करके आए हो, वहां पर किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको खुद को पता है। एग्जाम का लेवल क्या था, बहुत इजी है। तो बच्चे 92 भी अटेम्प्ट करके आए हैं, बहुत से बच्चे तो 90 अबव करके आए हैं 10th ऑफ जुलाई को, जब एग्जाम इजी आया था। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अटेम्प्ट्स में तो वेरिएशन रहता है। एक बहुत बड़ी चीज होती है नॉर्मलाइजेशन, वहां थोड़ा रहता है कि अब जो बच्चे एक्यूरेटली अटेम्प्ट करके आते हैं ना, 65-70 भी उनका भी क्लियर हो जाता है। तो देखो, अटेम्प्ट्स पे मत जाओ अभी। आप बिल्कुल प्रिपेयर करो। अगर आपको लगता है कि पिछले लास्ट ईयर की जो कट ऑफ रही है उससे तो मैं ज्यादा करके आया हूँ और मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी रहती है, 95% और 96% रहती है, तो बिल्कुल आप प्रिपेयर करो। क्या एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आप चाहे कितनी अटेम्प्ट करके आए हो, 70 करके आए हो तब भी करो, 65 करके आए हो तब भी करो। क्योंकि क्या होगा, इससे कोई निगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आएगा। एक तरीके से आपकी तैयारी होगी ना मेंस की, कुछ निगेटिव और गलत तो नहीं होने वाला ना। तो ऑब्वियसली एक फायदा ही मिल रहा है, मेंस की तैयारी होगी आपकी और मेंस के बारे में आप ज्यादा जान पाओगे। तो आपको तैयारी तो देखो करनी चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा कि आप तैयारी करो, चाहे आप कितने ही अटेम्प्ट करके आए हो। देन फिर बात करते हैं दोस्तों। देखो, आपको करना कैसे है। 4 सेक्शन आते हैं, क्वांट, रीजनिंग एंड जीए एंड इंग्लिश। तो ये एसबीआई क्लर्क का मेंस मैं काफी पहले से अपना टारगेट में प्रोवाइड करता हुआ चल रहा हूँ। लगभग 1.5 महीना हो गया है प्रोवाइड करते हुए। एसबीआई क्लर्क मेंस और प्री दोनों का ही मैं टारगेट प्रोवाइड करता था। तो देखो, जो बच्चे पहले से मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ही। अब उनको थोड़ा ज्यादा बर्डन नहीं लगेगा, प्रेशर नहीं आएगा उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने हैबिट बना ली अपनी करने की, अगर उन्होंने किया है तो मन से। अब देखो, अगर आपने एसबीआई क्लर्क प्री की अच्छे से तैयारी करी है, ऐसा नहीं कि अब बस आप आए थे 1 महीने आपने तैयारी करी थी और एग्जाम इजी आया तो आपने अच्छे टाइम कर दिया और आपको लग रहा है कि अब हमारी तैयारी अच्छी है। मेंस और प्री में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। बहुत जितना आसानी है प्री देते हैं ना, उतना उतना ही टफ मेंस देते हैं, ये रहता है। बट ऐसा नहीं है कि मेंस बहुत इतना ही टफ आता है कि कोई नहीं निकाल पाता, बच्चे ही निकालते हैं, वो भी स्टूडेंट्स ही होते हैं, सभी निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकाल पाओगे, बिल्कुल निकाल पाओगे। बस एक स्ट्रेटेजिक तरीके से चलना होगा, एक स्मार्ट वे में चलना होगा। हमें स्मार्ट अप्रोच की तरह स्मार्ट अप्रोच हमें अपनानी होगी। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले बात करते हैं आपको क्वांट को कैसे टैकल करना है। जस्ट अ सेकेंड, इट इज नॉट वर्किंग या वर्किंग। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, देखो क्वांट की। क्वांट सेक्शन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखो, आप अगर अभी फुल टाइम सिर्फ क्लर्क मेंस को ही देना चाहते हो तब तो आपके पास देखो बहुत टाइम है, आप अच्छे से एक एक सेक्शन की और मेंस की बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। सही है। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो कि मैं भी मेरा अच्छा नहीं एग्जाम गया, मुझे प्री को भी टाइम देना चाहिए, आपका प्री में आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो आप प्री को भी टाइम दो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आरआरबी पीओ आ रहा है, आरआरबी क्लर्क आ रहा है, वहां पे 2 ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं, क्वांट और रीजनिंग, और वो दोनों हर 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट हो जाते हैं। तो उसमें ज्यादा अटेम्प्ट की, पीओ में तो ज्यादा अटेम्प्ट की जरूरत नहीं रहती है, लेकिन क्लर्क में तो बहुत अटेम्प्ट करने होते हैं, उसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है क्योंकि वो बहुत ईजी आता है। तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हो। उसमें क्या है कि आप प्री के लिए बस मॉक टेस्ट लगाते रहो
और प्री के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करते रहो। और जो बच्चे आने वाले एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, जो अभी हैं, अभी बिगनर है और आने वाले एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, तो उनको तो प्री पे अच्छे से फोकस करना चाहिए अभी। तो ये रहने वाला है। अब देखो सिर्फ मैं इसमें मेंस के बारे में बताऊंगा कि आपको मेंस को किस तरीके से करना है। अब क्वांट सेक्शन की बात करते हैं, तो देखो क्वांट सेक्शन में मेजर क्या रहता है, डीआई आएगी, सबसे ज्यादा तो डीआई आएंगी, अरिथमेटिक आएगा, एंड फिर जो आएगा मिसलिनियस भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ये मिसलिनियस पे ज्यादा डिपेंड मत करना दोस्तों, सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक कोई सा भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी, नंबर सीरीज भी, एंड सिंप्लीफिकेशन भी, कोई डिसाइडेड नहीं रहता कौन सा ये दे। तो देखो हमें एग्जाम के अंदर सिर्फ अपनी एक ही स्ट्रेटेजी रखनी होती है, ये क्वेश्चन सिलेक्शन। मेंस के अंदर हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता देखो कौन सा सेक्शन वहां पर टफ आ जाए, कौन सा सेक्शन वहां पर इजी आ जाए। तो आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन सिलेक्शंस के ऊपर करना है सारा सब कुछ। लाइक क्वांट के अंदर सिर्फ क्वेश्चन सिलेक्शन सेलेक्ट करो कि मुझे ये आता है और मैं ये करूंगा। आपको अगर क्वांट के अंदर देखो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 40 तो अटेम्प्ट नहीं करने और ना ही हो पाएंगे। तो आप ऐसी स्ट्रेटेजी बना के चलो कि मुझे ये डीआई आसान दिख रही है और ये डीआई में पिकअप करूंगा, और ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन, मेरे अर्थमेटिक के ये टॉपिक स्ट्रांग है और मैं इन्हें करूंगा फटाफट, चाहे मुझे कितना ही टाइम देना पड़े। टाइम की टेंशन मत लेना, भूल जाना, अब स्पीड को भूल जाओ कि अब स्पीड चाहिए, 20 मिनट में इतना करना है उतना करना है, सब खत्म हो गया। वो आराम सफिशिएंट टाइम है, और सफिशिएंट टाइम में अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है यहाँ पर। तो डीआई आएंगी, अर्थमेटिक आएगा एंड मिसलिनियस आएगा। अब जो बच्चे अर्थमेटिक इग्नोर करके चले हैं प्री के अंदर, बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं बहुत बच्चे, अब उनको देखो फिर से प्रॉब्लम आएगी कि अर्थमेटिक को किस तरीके से करें। भाई अर्थमेटिक अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलते तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती। तो अर्थमेटिक करने का कोई ऐसा तो नहीं है कि आप अर्थमेटिक के आप इसमें से कोई जादू हो जाएगा और अर्थमेटिक आ जाएगी। आपको करना वैसे ही है, आपको अगर बेसिक नहीं आता तो बेसिक सीखो, फिर उसका अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेवल की प्रैक्टिस करो। तो अर्थमेटिक के क्वेश्चन की लेवल 2 की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। लेवल 2 लगाओ आप, लेवल 2 और लेवल 2 एक बुक में रिकमेंड करूंगा, क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा। तो ये अच्छी बुक है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट लर्निंग बहुत अच्छा करा देती है। तो कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा बहुत अच्छी बुक है, क्वांटम कैट। इसकी मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, मेरे पास है ये, तो मैं आपको कर दूंगा। तो इससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ज्यादा ही टफ लगे तो कोई बात नहीं, एज है, अड्डा की एज है, तो उससे भी प्रैक्टिस कर लो अर्थमेटिक। तो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा अर्थमेटिक के अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखो एक ये तो आता ही आता है 110%, डेटा सफिशिएंसी। तो डेटा सफिशिएंसी आएगा ही आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इसमें सिर्फ डिमांड करता है कॉन्सेप्ट, डेटा सफिशिएंसी। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है क्वेश्चन को, ऐसे ही आप आंसर लगा दोगे। फिर डीआई ऐसी नहीं आती है बिल्कुल भी आसान डीआई आ गई। डीआई ऐसी आती है जिसमें आपको रीड करने के साथ साथ अपना भी दिमाग यूज करना होगा डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। ऑब्वियसली डेटा कैलकुलेशन वाली ही डीआई आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी कि आप डायरेक्ट बेस्ड डीआई कर रहे हो। डायरेक्ट बेस्ड तो बहुत कम आती है दोस्तों, सिर्फ आती है तो कैलकुलेशन बेस्ड आती है कि आपको डेटा पहले कैलकुलेट करना होगा, फिर डीआई को परफॉर्म करना होगा, यानी डीआई के क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो आपको अपना ऑब्वियसली लॉजिकल दिमाग यूज करना पड़ेगा उस डीआई के अंदर। कहीं ना कहीं वो उसी चीज में फंसाते हैं डीआई में, यही चीज। और अर्थमेटिक डीआई भी आती है एसबीआई क्लर्क के अंदर, ऐसा नहीं है कि अर्थमेटिक नहीं आती। पिछली बार मेरी शिफ्ट के अंदर अर्थमेटिक डीआई आई थी और वो थी मेंसुरेशन टॉपिक पर बेस्ड। तो अर्थमेटिक डीआई भी आती है। तो अर्थमेटिक इसीलिए मेन रहता है कि अर्थमेटिक मेंस का यही चक्कर रहता है कि अर्थमेटिक तो आपको आना ही चाहिए। देखो डीआई आपको अगर 2 डीआई अर्थमेटिक पर दे दी या 1 डीआई दे दी, तो अगर वो 1 डीआई अर्थमेटिक के ऐसे टॉपिक पर आ गई जो आपको आता है, तो आपका तो फायदा ही होगा ना। तो अर्थमेटिक सीखना ये नहीं कि गलत है कि बिना अर्थमेटिक के मेंस नहीं निकलता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डीआई को इतना अच्छा कर लेते हैं कि वो डीआई अटेम्प्ट करके आ जाते हैं बस। तो ये तो क्वांट का देखो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। डीआई आप क्या करोगे, आप डीआई सीखोगे आप किसी चैनल पर जाकर नहीं, आप डीआई देखो डीआई की कि अगर आपको कोई टफ डीआई लग रही तो आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करो, उसका सॉल्यूशन वहां देखो। वरना आप अगर चैनल्स पर आपको कोई डीआई
पढ़ा रहा है तो एक ही टीचर को फॉलो करना है। ये नहीं 36 अगर डीआई पढ़ा रहे हैं तो 36 की डीआई जाके देख रहे हो, नहीं, सिर्फ एक टीचर जो मेंस की डीआई पढ़ा रहा है उसकी देखो और बाकी अपने प्रैक्टिस करो खुद से दिमाग लगाओ, खुद से जितना हो रहा है उतना करो। खुद से जब करोगे ना तो आपका वो कॉन्सेप्ट जब वहां पे करते हुए सीखोगे तो वो कभी भी नहीं भूलोगे आप, और वो हमेशा याद रहेगा और एग्जाम के अंदर कभी पैनिक नहीं होगे। आपको पता है कि इसमें ये लगना है तो लगना है, और आपको वो पता है अगर आपने खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ये खुद से प्रैक्टिस करने का फायदा रहता है दोस्तों। क्वांट के अंदर देखो सिर्फ यही रहता है, अरिथमेटिक, मिसलेनियस, डेटा सफिशिएंसी, एनडीआई, और कुछ आता नहीं है। तो यही आपको क्वांट के अंदर बता दिया मैंने। क्वेश्चन सिलेक्शन तो आपको देखो करना ही पड़ेगा हर सेक्शन के अंदर। फिर दोस्तों बात आती है रीजनिंग की, बात करते हैं। रीजनिंग को देखो आपको किस तरीके से टैकल करना है। अब रीजनिंग में क्या रहता है, रीजनिंग का ये रहता है कि रीजनिंग में पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, ये दोनों चीजें तो रहती हैं। और इसके अलावा क्या रहता है दोस्तों, फिर आपका रहता है सारा मिसलिनियस जो आता है। एंड इनपुट आउटपुट रहता है देखो, और वेरियस न्यू पैटर्न क्वेश्चंस भी आ ही जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग न्यू पैटर्न रहती है। और इसमें देखो सारे क्वेश्चन जो रहते हैं ना वो कोडेड बेस्ड रहते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडेड इनइक्वालिटी एंड डेटा सफिशिएंसी तो यहाँ पे भी आता है। कोडेड बेस्ड क्वेश्चन तो आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें को वो कोडेड फॉर्म में दे देते हैं और आप सॉल्व भी कर चुके होगे मॉक टेस्ट के अंदर, तो ये तो रहता ही है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है ये ध्यान रखना, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन भी रहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है। तो लॉजिकल रीजनिंग तो हम लोग ज्यादातर इग्नोर करके चलते हैं क्योंकि वहां पर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता और ये नहीं रहता कि हम सही लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ज्यादा इस पे फोकस नहीं करना चाहिए आपको। मैं भी यही बताऊंगा कि लॉजिकल पे ज्यादा फोकस मत करो। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा है कोर्स ऑफ एक्शन या ये सब आते हैं तो आपका ज्यादा स्ट्रांग है तो आप अटेम्प्ट कर लो, इसमें कोई नहीं रहे कि आप अटेम्प्ट नहीं करके आओ, अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ से आपका अटेम्प्ट बूस्ट ही होगा अगर आप लॉजिकल रीजनिंग भी करते हो तो। अब देखो सब दोस्तों, ये जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आती है ना ये टफ भी आ सकती है। टफ तो देखो इनका जो होता है ना पेपर बहुत अच्छे से सेट होके आता है, जिसमें आपको देखो एक पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आसान भी मिलेगी, फिर एक थोड़ी सी मॉडरेट भी मिलेगी और एक टफ भी मिलेगी। तो क्वेश्चन सिलेक्शन करना है, आसान वाली करनी है, मॉडरेट और टफ बिल्कुल उठानी नहीं है। मॉडरेट भी उठा लो, अच्छी प्रैक्टिस है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे काफी अच्छी प्रैक्टिस है आपकी, तो बिल्कुल उठाओ, लेकिन टफ वाली छोड़ो। उसे पता है आपको इसमें फंसना ही हमें और ये फंसाने के लिए हमें रखी गई है, तो छोड़ो। और सबसे ज्यादा इग्नोर करके जो चलते हैं बच्चे वो चलते हैं मिसलिनियस को हमेशा। वो क्या सोचते हैं कि पजल एंड पजल एंड पजल, पजल ही सब कुछ है रीजनिंग के अंदर और कुछ नहीं है बैंक एग्जाम में। अब सबसे ज्यादा इन पर फोकस करोगे ना आप तो और ज्यादा स्कोर कर पाओगे। हमेशा मैंने यही सीखा है कि मैं पजल सेटिंग एंड अरेंजमेंट में नहीं लगाता हूँ ज्यादा रीजनिंग के अंदर, एक अटेम्प्ट कर देता हूँ या 2 अटेम्प्ट कर देता हूँ बस, वो भी आसान लगती है तो मुझे। मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने बनाया इनपुट आउटपुट को, कोडेड बेस्ड क्वेश्चंस को, कोडिंग डिकोडिंग को, न्यू पैटर्न को एंड डेटा सफिशिएंसी को। ये सारे क्वेश्चंस मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बनाए अपने। लॉजिकल रीजनिंग में मैं पढ़ता हूँ थोड़ी थोड़ी, बट ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता हूँ, जो मॉक टेस्ट में रहते हैं वही सॉल्व करता हूँ। तो मैंने अपने ये स्ट्रॉन्ग बनाया। तो आप क्या करो, बहुत फायदा मिलता है इस चीज से। देखो आप जितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे, आप डेली एक इनपुट आउटपुट सॉल्व करने की कोशिश करो, डेली एक कोडिंग डिकोडिंग वाला जो न्यू पैटर्न होता है वो करो, कोडेड बेस्ड क्वेश्चन डेली करो। ये सब आपको मॉक टेस्ट में ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है आपको कहीं जाना पड़ेगा या मैं आपको कोई वेबसाइट बताऊंगा, कोई सोर्स बताऊंगा, कोई पीडीएफ दूंगा। आपको कोई पीडीएफ सर्च वर्च नहीं करनी है, सब जो पुराने मॉक टेस्ट आपके पड़े हैं उनको उठाओ और ओपन करो और बस सबमिट कर दो और प्रैक्टिस करने के लिए यूज करो। और अभी जो न्यू जो 2021 का एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट उसे मॉक टेस्ट लगाने के लिए अलग से रखो बस, जो आप लगा सको। और बाकी जो आईपीएस क्लर्क के पुराने 2020 के पड़े हैं उनको बिल्कुल उठाओ और लगा डालो, और बाकी एसबीआई क्लर्क के भी पड़े होंगे मॉक टेस्ट में बच्चों के, तो इस तरीके से वहीं से प्रैक्टिस करनी है आपको मॉक टेस्ट से। तो आप अगर एक इनपुट आउटपुट कोशिश करोगे तो बिल्कुल वहां पर अटेम्प्ट करके आओगे, क्योंकि ज्यादा भारी इनपुट आउटपुट नहीं आता है। कोडिंग डिकोडिंग रखोगे अपना स्ट्रॉन्ग तो ज्यादा भारी नहीं आता है, वहां पर 1-2 मिनट का टाइम देके बिल्कुल निकल जाता है।
पैटर्न इसका समझ में आ जाता है। तो मिसलिनियस पे आप जितना फोकस करोगे उतना ही रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। मिसलिनियस पे ज्यादा फोकस करो। इनपुट आउटपुट क्या होता है यार, एक बार इसकी बस क्या है, लॉजिक ही तो फाइंड करना है, लॉजिक फाइंड कर लिया बस ठीक है। एक देख लो 3-4 वीडियोस देख लो, 3-4-6 मैं मानता हूँ 10 वीडियोस देख लो आप आराम से इनपुट आउटपुट की कि क्या क्या पैटर्न होते हैं। फिर अपना मॉक टेस्ट से सॉल्व करो, मॉक टेस्ट में देखो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, पहले पैटर्न देखो, पैटर्न देखने के बाद अच्छा ये पैटर्न लग रहा था, फिर दिमाग में बना लिया कि अब ये पैटर्न भी यूज होता है। अब उसको दोबारा प्रैक्टिस कर लो 2 दिन बाद, क्योंकि वो पैटर्न आप भूल चुके होगे। अब जब आप दोबारा इनपुट आउटपुट को 2 दिन बाद प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो वो पैटर्न बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ऐसा भी पैटर्न चलता है यहाँ पर। इस तरीके अगर कोई चीज इस तरीके से चल रही है, मान लो इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहे हैं वर्ड्स, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी चलते हैं, आपको पता चल गया इनपुट आउटपुट में। इवन ऑड में भी चलते हैं, तो ये भी आपको पता चल गया किसी क्वेश्चन से। इस तरीके से सीखो। इसी तरीके से मैंने सीखा सारी चीजें कि क्या क्या लॉजिक लग सकता है, और वही मैं लॉजिक लगा के देखता हूं, तो कहीं ना कहीं 2 से 3 मिनट में लॉजिक निकल के आ जाता है। तो बस इसी तरीके से आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है। जो देखो फुल टाइम स्टूडेंट एसबीआई क्लर्क पे बिल्कुल मेंस पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल है कि आप आराम से 1.5 आवर दो अपनी, 1.5 आवर भी नहीं, आप 2 आवर भी दे सकते हो आराम से। 2 आवर दो, 1.5 से लेके 2 आवर दो। इसमें क्या है, आप अपनी अगर कोई वीडियोस देख रहे हो तो 1 आवर वीडियो को दे लो, 1 आवर प्रैक्टिस को दो। इस तरीके से आप कर सकते हो, और ज्यादा आप टाइम देना चाहते हो तो वो भी दो, लेकिन टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन सारे सब्जेक्ट के लिए रखना। ऐसा नहीं है कि बस क्वांट पे लगे पड़े, एक दिन तो क्वांट ही कर रहे हैं फिर एक दिन रीजनिंग कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है, ऐसे मत करना बिल्कुल भी। रीजनिंग में भी यही है, आप आराम से दो डेली कम से कम 3 पजल तो सॉल्व करने की कोशिश करो, अभी इसको फिर 4 भी कर देना, और डेली मिसलिनियस क्वेश्चन करने की कोशिश करो। देखो जैसे मैंने आपको बताया, एक इनपुट आउटपुट उठा लो, फिर एक कोडिंग डिकोडिंग कर लो किसी दिन, अगले दिन कोडिंग बेस्ड डायरेक्शन डिस्टेंस कर लो। ये हमें सिर्फ सीखने करने की तो जरूरत है, इसमें क्या होता है वही सब चीज होती है और वही हमने करना होता है। तो इसमें ये होता है कि हमने बस लॉजिक वाला खेल होता है कि लॉजिक पहचानना सीखना होता है, बाकी हम एग्जाम में इसे कर लेते हैं, कोई ज्यादा टेंशन नहीं आती है। तो रीजनिंग को भी आप इसी तरीके से 2 से 1.5 आवर से 2 आवर दो, तो 2 आवर भी यहाँ पर आप दे सकते हो अगर फुल टाइम मेंस की तैयारी कर रहे हो तो। अब देखो दोस्तों, बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश और जीए की, बस ये 2 सब्जेक्ट रह गए अब हमारे। तो इंग्लिश देखो, इंग्लिश बहुत बच्चों का वीक ही रहता है, बहुत बच्चों का वीक भी रहता है, और कुछ बच्चे स्ट्रांग बना के चलते हैं। ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं जो आपका सिलेक्शन करा भी सकते हैं, और सिलेक्शन में आपको बाहर भी करा सकते हैं। तो आउट और इन, ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर डिसाइड होता है, क्योंकि देखो मैथ्स एंड रीजनिंग वो कितनी भी टफ दे सकते हैं, बट इंग्लिश ज्यादा टफ नहीं देते हैं, इंग्लिश को वो थोड़ा इजी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चे अच्छा अटेम्प्ट कर लें। और इसीलिए जीए रहता है, जीए को आपने जितना टाइम दोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, उतना ही स्कोर कर पाओगे यार। 50 क्वेश्चंस रहते हैं, 50 क्वेश्चन में अगर आप 30 प्लस जा रहे हो, तो सोचो कितना स्कोर कर लिया सिर्फ जीए से ही आपने। और फिर आपको सिर्फ 25, 25, 20 ऐसे स्कोर करने की जरूरत पड़ेगी बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के अंदर। तो जीए एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है हमारे सिलेक्शन के अंदर, तो जीए को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए बैंक एग्जामिनेशन में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि 1 आवर जीए को दो डेली। जिन बच्चों ने दिया अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं दिया है तो अब वो प्रेशर से 3-3 घंटे 4-4 घंटे उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि 5 महीने का तो वो पूछेगा ही, और लास्ट 5 मंथ्स का पूछेगा, तो वो तो करना पड़ेगा ही। बाकी आप अगर जीए पे आपको अच्छा नहीं लगता है पढ़ना, तो आप इन तीनों को स्ट्रांग बनाओ, मैथ्स को बनाओ, रीजनिंग को बनाओ, इंग्लिश को बनाओ, इन तीनों को स्ट्रांग बनाओ कि आप यहाँ पर अच्छा अटेम्प्ट करके आ सको। अब इंग्लिश में देखो क्या करना है, इंग्लिश की भी आपको ट्राई करो कि डेली 2 से 3 आरसी सॉल्व करने का अपना बना लो, कि हम 2 से 3 आरसी करेंगे, न्यू पैटर्न आरसी करेंगे और अच्छे से आरसी सॉल्व करना सीखेंगे। अब वो आरसी नहीं आते हैं कि बस डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड मिलेंगे, नहीं, टोन क्या होती है, ऑथर का व्यू क्या है, ऑथर क्या कहना चाहता है, और पैसेज बेस्ड आते हैं, इसमें फिल आपसे कोई भी फिल करा लेंगे। ये ऐसे आरसी आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आरसी आते हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आरसी के क्वेश्चंस रहते हैं। बाकी मिसलिनियस क्वेश्चंस तो देखो आपको यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करने हैं इंग्लिश के अंदर, बस यही है। इंग्लिश के अंदर आप मिसलिनियस क्वेश्चन करना सीखो, आरसी करो, मिसलिनियस करो, आरसी करो। डेली इंग्लिश को कम से कम 1.5 आवर से 2 आवर दो डेली। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाओगे। कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बट कोई नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है यार, 15 से 16 क्वेश्चन 20 तक तो जाओगे नहीं,
20 तक जाने की तो कोशिश करो कि 20 तक जा रहे हैं तो कम से कम 17-18 मार्क्स तो लेके आ रहे हैं, तो इतना जाने की कोशिश करो बस। तो यही होता है कि अगर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो इतना कर सकते हो। बाकी अगर स्ट्रांग है आपका तो बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर 30 भी अटेम्प्ट करके आ जाते हैं, 30 प्लस भी करके आ जाते हैं, क्योंकि उनका बहुत स्ट्रांग होता है इंग्लिश। तो स्ट्रांग वाले करके आ जाते हैं, आप मत करके आओ, आप अपना रीजनिंग स्ट्रांग बनाओ, रीजनिंग में आप करके आओ 25 से ऊपर आराम से, 30 प्लस वहां पे मार्क्स लेके आओ। तो यही रहती है, आप अपना एक सब्जेक्ट तो स्ट्रांग बना के चलना होगा मेंस के लिए, कि हाँ बस ये वाला सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, यहाँ पे मैं हमेशा ज्यादा अटेम्प्ट करूंगा। तो मिसलिनियस में देखो टॉपिक्स क्या रहते हैं, आपको ये सारी चीजें मॉक टेस्ट से पता चलती रहेंगी। जब आप मॉक टेस्ट ओपन करोगे ना लास्ट ईयर वाले, तो वहां पर दिखता रहेगा, पैरा फिलर्स आते हैं, पैरा जंबल रहता है, काफी अच्छा सा पैरा जंबल आता है, न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट आता है, और काफी टोन बेस्ड क्वेश्चन हो गए या न्यू पैटर्न के क्वेश्चंस हो गए, टोन बेस्ड हो गए, क्या कहते हैं उसको, पैसेज हो गया, पैसेज फिल करने वाले हो गए, वो वाले क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड स्वैप भी आता है मींस के अंदर, वर्ड ऐसा नहीं है वर्ड स्वैप नहीं आता, वर्ड स्वैप भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे मिसलिनियस क्वेश्चंस रहते हैं, तो मिसलिनियस टॉपिक पे बिल्कुल वर्क करना है रोज। जैसे आपने एक पैराफिलर्स के 5 क्वेश्चंस बना लिए, क्लोज टेक्स्ट एक सॉल्व करने का बना लिया, तो डेली ऐसे बना लो कि मुझको मेंस का ये करना है, और मैं एक पैराफिलर्स मेरा स्ट्रांग नहीं है तो पैराफिलर्स के 5 क्वेश्चन करूंगा डेली। किसी दिन क्लोज टेस्ट कर लिया, किसी दिन पैरा जंबल कर लिया, किसी दिन क्लोज टेस्ट कर लिया आपने, और एक दिन क्या कर लिया, टोन बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, ऑड वन आउट कर लिया, या फिर आपको कनेक्टर्स होते तो कनेक्टर्स कर लिए। इस तरीके से सीखते जाओ। अगर अभी नहीं आते तो पहले सीखो, 4-5 दिन क्या करो, हर टॉपिक पर वर्क करो, हर टॉपिक करो डेली हर टॉपिक करोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा आप कितनी गलतियां कहां पर कर रहे हो। तो हर टॉपिक करो डेली। अगर आपसे अभी नहीं आता है, तो जैसे कनेक्टर्स नहीं आते हैं तो कनेक्टर्स करो 5 दिन तक लगातार। इस तरीके से आपको रहेगा, सारी चीजें सीख लोगे, कौन सा कनेक्टर कैसे यूज होता है, बट कब यूज होता है, ऑल्दो कब यूज होता है, हाउएवर कब यूज होता है, वेयर एज कब यूज होता है, सब सीख लो। तो ये चीज करनी है आपको, अप्रोच सीख लो, और अप्रोच सीखने के बाद अपनी प्रैक्टिस करो, ये चीज करनी है। फिर देखो जीए तो मैंने आपको बताया 5 मंथ्स का रहता है, कि 5 नहीं 6 मंथ्स रहता है, 5 to 6 मंथ्स का ही पूछते हैं वो लास्ट। तो जीए जिनका स्ट्रांग है वो तो देखो ऑब्वियसली हमेशा आगे रहेंगे बाकी बच्चों से। और जीए आपने अभी नहीं पढ़ा है तो आप क्या करो, जीए को इतना आप स्ट्रांग बना भी नहीं सकते हो अभी, क्योंकि जीए के लिए बहुत टाइम देना पड़ जाएगा आपको। 5-6 आवर या 4 आवर्स पढ़ोगे ना, जब जाके जीए 2 से 3 बार रिवाइज कर पाओगे, पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन अब मैं लर्न कर चुका हूँ, मुझे याद रहता है। वरना यही रहता है जीए में, लगता है कि हाँ पढ़ लिया अब याद रहेगा, बट 2 दिन बाद क्या रहता है, सब भूल जाते हैं हम। तो जीए का यही चक्कर रहता है दोस्तों, इसलिए जीए को हमेशा बैंकिंग, अगर अब भी आप आने वाले आईपीएस पीओ को की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा, जीए हमेशा उसी दिन से पढ़ते हुए चलना जिस दिन से आपने तैयारी स्टार्ट की है। मैंने ये गलती करी है पीछे, तो यही चीज है, मैं और ये इस गलती का भुगतान में कर चुका हूं, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन रुका हुआ है दोस्तों। तो जीए को हमेशा तैयार करते हुए चलो। तैयार कहां से करना है, तैयार देखो कोई सा भी सोर्स बना लो, करंट अफेयर का कोई भी सोर्स, जो भी आपको वीडियो अच्छी लगती हो पढ़ो उसको। बैंकिंग न्यूज के लिए बैंकिंग न्यूज पे ज्यादा फोकस रखना। एसबीआई क्लर्क में क्या रहता है, स्टैटिक काफी अच्छा पूछते हैं, देखो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बता चुका हूं, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। इनके लाइक इनकी हिस्ट्री पूछ लेगा, या कुछ भी इनके फंक्शंस क्या होते हैं, फाइनेंस जितने भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये पूछ लेगा। बैंकिंग रेगुलेशंस जो एक्ट है हमारे यहाँ, जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्ट है, उनका कब पूछ लेता है कि कब इनेक्ट हुए हैं। और जैसे और पिछली बार पूछा था फैमा के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की फुल फॉर्म पूछी थी, तो ऐसे पूछ लेते हैं। और जब आप बैंकिंग अवेयरनेस करोगे इस पे, तो फोकस आप रखना कि आप कुछ बैंकिंग के बारे में भी पढ़ते हुए चलो। जैसे लाइक आरबीआई की कोई न्यूज आई है, नोटिफिकेशन आई है, तो वहां पर अफेयर्स क्लाउड को आप फॉलो करना। इसके लिए बिल्कुल मैं अफेयर्स क्लाउड रिकमेंड करूंगा आप। तो अफेयर्स क्लाउड से कोई बैंकिंग की न्यूज पढ़ोगे ना आप, तो वो बिल्कुल मेंशन करके देते हैं, कोई भी बैंकिंग टर्म होती है, जैसे आईपीओ क्या होता है, आईपीओ के बारे में बहुत चल रहा था, तो आईपीओ क्या होता है, तो आईपीओ के बारे में बता देते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्या वो एब्रीविएशंस पूछ लेते हैं। आरबीआई के नोटिफिकेशंस की कभी कोई न्यूज मत छोड़ना, तो क्योंकि उसमें से क्वेश्चन, कभी मॉनेटरी पॉलिसी मत छोड़ना, बजट मत छोड़ के जाना। ये मैंने आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता दिए जहां से आपके 10 से 12 से 15 क्वेश्चन ही कवर हो जाएंगे।
तो जीए को आपको देखो खुद से अपना टैकल करना है। जीए के लिए मैं आपको अगर आपने प्रिपेयर नहीं किया है तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप 3 से 4 आवर दो और अच्छे से रिवाइज भी करो और डेली का प्रिपेयर भी करो। 3 to 4 आवर दो। और जिन बच्चों ने प्रिपेयर कर लिया है पहले से, वो उन्होंने रिवाइज भी किया है, तो वो क्या कर सकते हैं, डेली कर सकते हैं और 2 आवर्स दे सकते हैं और आराम से क्या करें, पिछला वाला रिवाइज करें। किसी भी वीक का उठाएं और रिवाइज कर लें। मैं क्या करता हूँ, वीक का उठाता हूँ, रिवाइज कर लेता हूँ एक दिन। वीक का नहीं हो पाता है मुझसे, 5 to 6 डेज का तो हो ही जाता है। तो इस तरीके से करता हूँ। क्विज भी आपको लगाना है, क्विज भी जहां से आपको लगाना है वहां से दो। क्विज भी बहुत सारी साइट्स पर अवेलेबल रहते हैं। तो ये ओवरऑल इस तरीके से आपको मेंस लेके चलना है। अब देखो बात करते हैं मॉक टेस्ट की। अब मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाने हैं, देखो मॉक टेस्ट अभी तो आपका एग्जाम का कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो मॉक टेस्ट का अभी क्या बनाओ आप, मॉक टेस्ट जो है आप लगभग 4 डेज के अंदर सिर्फ 2 मॉक टेस्ट दो। एक मॉक टेस्ट दे लिया आप, पहले तो अभी प्रैक्टिस करो 4 से 5 दिन, प्रैक्टिस करने के बाद मॉक टेस्ट देना, सही है। और मॉक टेस्ट देना तो आप 4 दिन के अंदर 2 मॉक टेस्ट दे देना, यानी एक दो, फिर 2 दिन का गैप देना और फिर अगले दिन एक और मॉक टेस्ट दे देना। पहला मॉक टेस्ट दिया, 2 दिन का गैप दिया, फिर चौथे दिन हमने दूसरा मॉक टेस्ट दे दिया। तो इस तरीके से मॉक टेस्ट लगा लेना अभी आप, जब तक एग्जाम का कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। और जैसे ही एग्जाम का पता चलेगा कि हाँ अब उनका जो 4 सिटीज में कैंसिल हुए, जब उनका पता चल जाएगा तो मेंस भी पता चल जाएगा, या मेंस के लिए कुछ ना कुछ एसबीआई जो है आपको बता ही देगा, वो कोई ना कोई नोटिफिकेशन निकाल देगा। तो मॉक टेस्ट भी आपको इसी तरीके से लगाने। जब आपको एग्जाम का पता चल जाए ना, तो आप ये कोशिश करना कि आप हर सेकंड डेज पर तो मॉक टेस्ट लगाओ। देखो जैसे आपने मॉक टेस्ट लगाया, 1 मॉक लगाया, फिर इसके बाद आप क्या करो, एक दिन का तो गैप रखो, एटलीस्ट 1 डे। आप 2 दिन का भी रखोगे वो भी सही है, बट एटलीस्ट 1 डे गैप तो रखो हर मॉक टेस्ट के बीच में। फिर आप दूसरा मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्या मेंटेन करनी है, ये एक्यूरेसी, ये मेंटेन करते हुए चलना है। ये अच्छी आ रही है तो बस ठीक है, आप कहीं गलती नहीं कर रहे हो। अगर ये भी कहीं ना कहीं डगमगा रही है ना आपकी एक्यूरेसी किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहां पर चेक करो कि वहां पर हमें काम करने की जरूरत है। अभी यहाँ इस टॉपिक पर हम कंप्लीटली फोकस करेंगे, उस टॉपिक को अच्छे से टाइम देंगे और प्रैक्टिस करेंगे अभी, क्योंकि लग रहा है ये टॉपिक हर बार गलत होता है। तो ये चीज एनालाइज करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको मॉक टेस्ट को बहुत कंप्लीटली एनालाइज करना है मेंस के, इतना एनालाइज नहीं करना होता। जहां गलत कर रहे हो वहां एनालाइज करो और उस चीज पर काम करना स्टार्ट कर दो। तो इस तरीके से आपने मॉक टेस्ट लगाने हैं दोस्तों। पूरा कंप्लीट मैंने बताया आपको किस तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ बता दिया। इसी तरीके से चलो। हमेशा ये मत करना कि चैनल्स पर जाके टाइम वेस्ट करना है, तो चैनल्स पर कभी टाइम वेस्ट मत करो। देखो जितना चैनल्स पर जाकर, यूट्यूब चैनल्स पर जाकर आप टाइम वेस्ट करोगे ना, उतना ही कहीं ना कहीं वो बच्चे जो बैठ के आप 1 घंटा चैनल पे आपने ढूंढी कोई अच्छी सी वीडियो और उसको देखने बैठ गए, तो आपने 20 मिनट तो वहां लगाए और 30 मिनट उसको देखने में बर्बाद कर दिए। इतनी 1 घंटे में दूसरे बच्चे ने क्या करा, 2 डीआई उठाई, उसे वो भले से नहीं आती थी बट उसने उठाई, उनकी अप्रोच देखी, सॉल्विंग देखी और खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाया और 2 डीआई प्रैक्टिस कर ली। तो उसने आपसे अच्छा काम किया, आपसे ज्यादा काम किया और आपसे अच्छा काम किया। तो यही तरीका होता है। आप जितना चैनल्स पर टाइम वेस्ट करोगे वो एक तरीका होगा आपका टाइम वेस्ट ही होगा, और वो टाइम वापस तो आता नहीं है बिल्कुल भी। तो कोशिश करो आप खुद से अपने आप को एनालाइज करो और अपनी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो यही चीज है दोस्तों, मेंस को हमेशा क्वेश्चन बेस्ड और क्वेश्चन सिलेक्शन हमेशा ध्यान रखना। मॉक टेस्ट लगाते टाइम भी आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना है। मॉक टेस्ट की मैं वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, आपको वो वीडियो देखनी है, चैनल पे मिल जाएगी और लिंक भी मैं आपको दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उस लिंक से आप जाकर मॉक टेस्ट के बारे में देख सकते हैं, मेंस का मॉक टेस्ट किस तरीके से लगाना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी।